आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है हमारा जो वेरी मोस्ट है, मानक एम्पियर या 1 एम्पियर की परिभाषा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। सूत्र हमारा जो ऊपर हमने डेराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था, उसी फॉर्मूले को यूज में लेकर आपको इस मानक एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है। और ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 बार पिछले 10 साल में पूछी जा चुकी है। 1 नंबर का ये सवाल आता है और आपको ये अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर लगा रखा है, तो आपको इसको हर हाल में याद करना होगा। तो हमने जो पढ़ा था वो देखो, हमने पढ़ा था कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, और बल है F/L बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। ये फॉर्मूला हमने डराइव किया था। क्लियर। अब हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है। तो यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, अगर I1 और I2 का मान क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो उस समय साथ में D बराबर मैंने माना 1 मीटर। D क्या है? D था 2 समांतर धारावाही, जैसे 2 तार हमने वहाँ लेके चले थे हम, एक वायर ये था और एक वायर ये था। इन दोनों तारों के बीच में जो दूरी हमने D लिखी थी पिछले टॉपिक में, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, 1 मीटर मान रहा हूँ। साथ में हमने इसमें I1 और I2 धारा प्रवाहित होना बताया था, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ मानी है कि I1 का मान भी I2 का मान भी क्या है, 1 एम्पियर है। क्लियर। तो ये जब ऐसा है तो फिर ये जो फॉर्मूला हमारे पास था कि μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, इसमें d की वैल्यू हमने 1 मीटर लिख ली, I1 I2 की वैल्यू हमने 1 एम्पियर लिख ली। तो फिर ये F/L की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप देखिए। तो F/L इज इक्वल टू F/L इज इक्वल टू μ0 1 गुणा 1 बटा 2π गुणा 1। तो ये हो गया F/L इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4π गुणा 10⁻⁷ होती है। आप कहोगे कि ये वैल्यू आई कहाँ से, आगे एक एम्पियर का नियम आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम आएगा, उसमें μ0 की ये वैल्यू बताई गई है, आपको वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷, और इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। क्लियर। अब इसको हम सोल्व अगर कर लें तो ये हो जाएगा 4π से 2π कट जाएगा, और F/L इज इक्वल टू हो गया 2 गुणा 10⁻⁷। F का मात्रक न्यूटन होता है, L का मात्रक मीटर होता है, तो F/L की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो इन सब के आधार पर अब 1 एम्पियर की परिभाषा क्या स्पष्ट होगी वो देखिए आप। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था कि यदि 2 तार एक दूसरे से एकांक दूरी पर उपस्थित हों, यदि 2 तार एक दूसरे से एकांक दूरी पर उपस्थित हों, तब उन तारों में प्रवाहित वह धारा जिसके कारण उनकी एकांक लंबाई पर देखो, ये एकांक लंबाई पर हो गया, लंबाई नीचे है और नीचे वाली संख्या को एकांक पढ़ते हैं, तो उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो। देखो, यदि 2 समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से एकांक दूरी पर उपस्थित हो,
तो उनमें प्रवाहित वह धारा जिनके कारण उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो वह धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो वह धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, समझिए इसको। यदि दो समांतर तार 1 मीटर की लंबा दूरी पर उपस्थित हों तो उनमें प्रवाहित वह धारा जिसके कारण तारों की इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाए 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा और ये एग्जाम में बहुत बार का पूछा हुआ है और आपको इसे अच्छे से याद करना होगा। अगला टॉपिक, देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में शायद एक बार का पूछा हुआ है, एक बार या 2 बार का, मुझे पक्का याद नहीं है, पर ये पूछा हुआ है और इसको समझना थोड़ा सा कठिन रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ये समझ में आएगा। क्लियर? देखिएगा, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जो एक समान है, मतलब जिसकी वैल्यू प्रत्येक जगह इक्वल है। और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से 2 चुंबकीय ध्रुवखंड लेते हैं, या यूँ कहूँ ये अलग अलग नहीं होते, ऐसे कि आप कहो कि ये N सिरा है किसी चुंबक का, ये किसी चुंबक का S सिरा है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी चुंबक के अलग अलग सिरे अस्तित्व में नहीं हो सकते। ये वास्तव में ऐसे है कि यहाँ ये फ्लैट है बिल्कुल, ये कॉर्नर, और फिर ये जो है हिस्सा, ये यूँ घूमकर नीचे से यूँ घूमकर वापस इसमें मिल रहा है। मतलब दोबारा समझाऊँ मैं, तो यहाँ से चलकर नीचे घूमकर और इसमें मिल रहा है, और यहाँ से चलकर इसमें मिल रहा है। क्लियर? ऐसे मिल रहा है, घोड़े की नाड़ जैसे, इस टाइप से ही मिला हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फ्लैट है, दोनों सीधे हैं बिल्कुल, तो यहाँ इनके बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ ये वाले टोटल जो है सीधी रेखाएं हमने दिखाई है, सभी लाइनों के बीच हमने समान गैप दिखाया है। इसका मतलब ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आयताकार ये जो लूप है वो रख दिया है। आयताकार लूप देखिएगा आप, ये जो आयताकार लूप है इसका नाम है A, B, C और D। ये एक आयताकार लूप है। अब आप कहोगे कि ये क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये गैप है थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब आपको यहाँ लाइन नहीं बनानी है। यहाँ से करंट बहना शुरू हुआ, ऐसे गया, नीचे आया, यहाँ गया, और अब इसको मैं हटाता हूँ और अब ये ऐसे नीचे आ गया। ठीक है? अगर अपन इसको कंप्लीट पैकअप कर देते हैं और ये कट नहीं दिखाते हैं तो एक तरीके से गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ एक कट दिखाना है। अगर एक कट आपको समझ में ढंग से नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ रफली चित्र इसका बना के दिखाता हूँ। ये कट ऐसा है, इस प्रकार से कट है। यहाँ करंट गया, इधर गया, यहाँ से ऊपर जा ही रहा है, नीचे आया और यहाँ आया और ऐसे बाहर निकल गया। मतलब इस साइज से एक तार की कुंडली है। ये वायर होता है, जो धारावाहिक तार होता है, एल्यूमिनियम का, तांबे का जो वायर होता है पतला वाला, उससे ऐसी इस आकार की कुंडली यहाँ पर बनाई गई है। क्लियर? जिसको मैंने यहाँ A, B, C और D नाम दिया है। साथ में यहाँ बताया है कि ये जो आयताकार कुंडली है ये 2 चुंबकीय ध्रुवखंडों N और S के मध्य मौजूद है। क्लियर? साथ में ये कहा है कि इस कुंडली की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। क्लियर? ये यहाँ लिखा हुआ है, लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी L है, चौड़ाई ये दूरी या फिर ये दूरी इसकी क्या है? B है।
अब इसमें सवाल देखना, धारावाही लूप पर, मतलब ऐसा तार लेके चल रहे हैं जिसमें धारा बह रही है। तो देखो ये धारावाही लूप ही था, हमने धारा बहने वाली कुंडली इन दोनों के बीच में रखी थी। तो ये धारावाही लूप यहाँ पर हमने रख दिया है। तो देखिएगा अब इस वायर में ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ आई बी है, क्या है यहाँ आई है, बी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मौजूद है ही। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब बी हो और आई हो तो उस पोजीशन में एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, अर्थात उस तार पर चुंबकीय बल अवश्य लगेगा। तो जब यहाँ शर्त हमें मिल रही है, आई भी मिल रहा है और लंबाई भी मिल रही है और बी भी मिल रहा है, तो यहाँ एफ जरूर लगेगा। इसलिए इस धारावाही चालक पर बल लगेगा और उस बल की दिशा को मैंने ये दिखाया है। इसी प्रकार से ये जो BC भुजा है जिसकी लंबाई B है, उसमें इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर भी बल लगेगा जिसको मैंने यहाँ ऊपर दिखाया है। इसी प्रकार यहाँ भी बल लगेगा जिसको मैंने नीचे दिखाया है, और यहाँ बल जिसको मैंने F2 के रूप में नीचे दिखाया। इन चारों का नामकरण कर दो। यहाँ से शुरू अगर मैंने करता हूँ तो F1 के जस्ट सामने F2, इधर F3 और इधर F4, ठीक है, मतलब कि F1 के सामने F2, F3 के सामने F4। क्लियर। अब देखना आप इसको, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि F1 ऊपर की ओर है और F2 नीचे की ओर है। ये बात अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो देखो, ये तो था F1, ये था नीचे की ओर F2, ये है F3 और ये है F4। ये चारों बल हैं यहाँ पे। अब ये दो बल हैं, ये वाला और ये वाला बल, जो दोनों बल बराबर हैं। बराबर कैसे हैं? क्योंकि इसमें इस वायर में और इस वायर में समान विद्युत धारा बह रही है। दोनों वायर्स की लंबाई भी समान है, दोनों वायर्स पर समान चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। तो इसके कारण ये दोनों बल भी आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होने के कारण ये दोनों बल एक इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन ऐसा इसके साथ भी हो रहा है। किसके साथ? F3 और F4 के साथ। यहाँ समान चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों की लंबाई भी समान है, तो ये F3 और F4 जो बल है ये भी इक्वल रहेंगे, दोनों बल समान लगेंगे, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत भी है। इसकी इधर है और इसकी इधर है, विपरीत भी दिशा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये कुंडली है, क्लियर, जैसे ये कुंडली है, इस पर मान लीजिए ये यूं नीचे की ओर तो लग रहा है F4 बल, इसको नीचे की ओर लग रहा है F4 बल, और इस पर इधर लग रहा है ऊपर की ओर F3 बल। दोनों बल एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, और क्रिया रेखा के अलग अलग हो जाने के कारण ये जो कुंडली है वो अब घूमने का प्रयास करती है। इस प्रकार से ऐसे घूमने का प्रयास करती है। ऐसा हमने पहले भी इस टाइप का टॉपिक बल आघूर्ण के नाम पर पहले या दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है, और उस बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमने लग जाती है, और उसी बल आघूर्ण की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये जो लिखा हुआ उसको समझते हैं हम। माना एक ABCD आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा चौड़ाई स्मॉल b है। इस कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। यह कुंडली चुंबकीय ध्रुव खंडों N तथा S के मध्य उपस्थित है। क्लियर। इस कुंडली पर लगने वाले बल तथा बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। चित्रानुसार F1 तथा F2 बल समान तथा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। चित्रानुसार F3 व F4 बल समान तथा विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल शून्य होगा। क्लियर। टोटल बल तो हो गया शून्य, लेकिन F3 व F4 की क्रिया रेखा अलग अलग है।
इसलिए एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्रिया रेखा की मैं बात करता हूँ। जैसे ये जो वायर था, ये वाला वायर, इसकी लंबाई कितनी थी b। तो ये F4 बल जो मैंने यहाँ दिखाया है उसको आप यहाँ से भी दिखा सकते हो। तो F4 तो ये हो गया, और जो F3 आप यहाँ दिखा रहे हो उसको आप यहाँ से भी दिखा सकते हो। तो ये वायर बनाया, तो देखो वो ये वायर बनाया, इसको मैंने यहाँ BC नाम दिया था, आप देख सकते हो। तो ये BC लिख दिया, लंबाई इसकी B है तो मैंने B लिख दिया। F4 मैंने यहाँ दिखाया, ये मैंने F4 लिख दिया, और ये मैंने F3 लिख दिया। अब F4 और F3 की वैल्यू क्या है, देखो F4 जो था वो L लंबाई का तार था, ठीक है ना। किसका तार था, ये L लंबाई का था, और F बराबर होता था ILB साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ 90 हो जाएगा, तो F बराबर क्या बनेगा, ILB। इस चक्कर में यहाँ F4 की वैल्यू हो गई ILB, और इसी प्रकार F3 की वैल्यू भी हो गई ILB। क्लियर। अब यहाँ ये कोण क्या है, थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। अब हमें इस टो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, तो जो बल आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा, सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। कुछ फार्मूले अगर हम साथ साथ रट लें तो हमारी समस्या बहुत आसान हो जाती है। जिसको भी फार्मूले को मैं याद करने के लिए लिखता हूँ, आप उसे उसी समय याद कर ले, चाहे आपको कितनी बार क्यों ना उसकी रीडिंग लगानी पड़े। तो बल आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं, बल को हम एफ से लिखते हैं, और बलों के बीच लंबवत दूरी को किस से लिखेंगे वो देखो आप। एक बल तो ये है और एक बल ये है, इनके बीच की यहाँ 3 दूरियां मौजूद हैं। एक तो ये दूरी है, पर ये दूरी इस बल के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, इसको छोड़ दीजिए। एक ये दूरी है और एक ये दूरी है। क्लियर। अब इसमें मैं बात करूं, ये जो दूरी है, ये दूरी इस F4 के साथ 180 डिग्री का कोण बनाए हुए, तो इसको भी त्याग दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर क्या बच गया, PC। ये जो PC जो दूरी है वो इसके साथ भी 90 डिग्री कोण बना रही है, और ये जो PC दूरी है वो इस F4 को अगर मैं नीचे तक खींच लाऊं तो इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो लंबवत दूरी होगी PC, वो मैंने यहाँ पर PC लिख दिया है। क्लियर। अब वो जो त्रिभुज था उसमें साइन थीटा लगाया, लंब बटा कर्ण लगाया, PC/B लगाया। देखो आपको पहले बताया था थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, तो लंब तो हो गया PC, ये कोण 90 डिग्री का है। इस चक्कर में ये हो गया कर्ण, तो ये देखो लंब की जगह PC, कर्ण की जगह B। तो PC = B साइन थीटा, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब इस 2 की वैल्यू को उठाकर हम 1 में रख दें तो ये बन गया टो बराबर F गुणा B साइन थीटा, और F बराबर आपको बताया था क्या होता है, ILB होता है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टो बराबर ILB गुणा स्मॉल b साइन थीटा। आई ऐसे कैसे, L गुणा B को एक साथ कर दिया और B साइन थीटा। L गुणा जो B है वो वास्तव में कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A होता है। L तो कुंडली की लंबाई थी, B कुंडली की चौड़ाई है, तो A क्या हो गया, उस कुंडली का क्षेत्रफल हो गया। तो टो बराबर हो गया IAB साइन थीटा। अगर कुंडली में n फेरे उपस्थित, तो ये तो हमने सिर्फ एक वायर बनाया था, ऐसा एक वायर किसी कुंडली में होता नहीं है, वायर तो बहुत सारे होते हैं। तो अगर n फेरे उपस्थित हों तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टो बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा। अब किसी कुंडली का, धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है NIA। ये कहाँ से आया, ये अगले पार्ट से आएगा। ठीक है, ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 8, उसमें आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो तब तक आप इसको डायरेक्ट याद रखें। M बराबर क्या होता है, NIA। तो इस NIA की जगह यहाँ M रख दें तो टो बराबर हो जाएगा MB साइन थीटा। या फिर साइन थीटा को यहाँ हटाना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तो सदिश रूप में हो गया टो वेक्टर = M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये फॉर्मूला हो गया धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो ये तो हो गया आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला सदिश रूप में और ये परिमाण के रूप में।
ठीक है, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार समझें, 2 बार वीडियो को देखें। पीडीएफ की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसकी पीडीएफ की लिंक को पीडीएफ को डाउनलोड करें। 2 बार इसको समझ के वीडियो को समझें और फिर लिंक से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसे अपने नोट्स में उतारें। नोट्स को अपनी रजिस्टर तैयार किए बिना, अपने नोट्स तैयार किए बिना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है भौतिक विज्ञान में। तो आप नोट्स को साथ साथ कंप्लीट अवश्य करते रहें। मैं 7वां चैप्टर चला रहा हूँ। आप अगर लेट भी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप मेरे साथ तो रोज़ाना पढ़ते ही रहें। साथ में आप जो पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे के जो चैप्टर हैं, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो को क्रम से डाल रखे हैं। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल के वहाँ से आप कंटिन्यू वीडियो देखें। सब वीडियोज़ के साथ उनके पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। समझें वीडियो को और पीडीएफ से उस लिंक को डाउनलोड करके आप उसे अपने नोट्स में उतारते रहें। तो पीछे के जो चैप्टर हैं उनको भी आप कंप्लीट करते रहें और मेरे साथ साथ भी रोज़ाना चलते रहें। धन्यवाद।